हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद MCQs। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है, दूसरा भाग ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। आज 25 मई के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस PDF के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक YouTube पे हुई हैं उन सभी की PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल। और यदि आप नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है। उस कम्युनिटी बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8307730527। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर लेना। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के पार्ट नंबर फर्स्ट पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की तरफ चलते हैं हम। तो कुछ करंट की न्यूज के बारे में हम बातें करेंगे, एनालिसिस करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फर्स्ट न्यूज आपके सामने दिखाई दे रही है। हंगरी सेज ICC वारंट अगेंस्ट इजराइल्स नेतन्याहू अनएक्सेप्टेबल। ICC के द्वारा जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कही गई है, उस बात को हंगरी ने अस्वीकार कर दिया है। हंगरी ने कहा कि इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ ICC का वारंट अस्वीकार्य है। जैसे कि आपको पता है, इजराइल और हमास का युद्ध काफी लंबे समय से छिड़ा हुआ है। ये बात है 2023 की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स चलाया। और आपको पता है, इजराइल में कुछ भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। उसके बाद से इजराइल के साथ में क्या है, ये बातें चली आ रही है, लड़ाइयां हो रही है, कभी किसी के घर जला दिए जाते हैं, कभी कहीं न्यूज आती है। तो अभी 2 दिन पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोई बिडेन ने कहा था कि वहां पर जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं है। यानी कि उनका कहना था एक तरफ से कि वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हंगरी भी इजराइल के समर्थन में आ गया है और ये जो अरेस्ट वारंट ICC के द्वारा निकाला गया है उसके बारे में कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है। और जैसे बात करते हैं, ये बात किसने कही है, गेरगेली गुलियास। गेरगेली गुलियास ने न्यूज ब्रीफिंग में ये बताया था, although Hungary ratified the Rome Statute of the International Criminal Court, it was never made part of Hungarian law। यानी कि मान के चलो ICC ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्रिमिनल कोर्ट बनी हुई है, यानी कि जो इसके सदस्य हैं उन देशों में ये अप्लाई होता है।
हंगरी ने कहा है अगर आप इसके माध्यम से नेतन्याहू को पकड़ना चाहते हैं तो हमारे देश में ये आपका जो कानून है वो लागू नहीं होगा। ठीक है ना, हंगरी के कानून का ये हिस्सा नहीं होगा। तो जैसे हम बात करते हैं वहां के प्रधानमंत्री कौन है, हंगरी के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं विक्टर ओरबैन। तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने ये बातें कही हैं कि ये सब गलत है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया कोर्ट है। इसका हिंदी में नाम लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक न्यायालय बनाया गया है। अगर कोई आपराधिक गतिविधियां होती है विश्व स्तर पे तो फिर इसके माध्यम से उसका निपटारा किया जाता है। और जैसे हम बात करें नरसंहार हो रहा हो, कहीं मानवता के विरुद्ध अपराध हो रहा हो, या फिर युद्धों में जो अपराध वगैरह की गतिविधियां देखने को मिलती है, आक्रमणकारी गतिविधियां देखने को मिले, तो इस प्रकार के अगर कोई घटनाक्रम की बात आती हो तो इस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मामला चलाया जाता है। तो थोड़े ही दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोe बिडेन ने कहा कि वहां पर कोई भी नरसंहार नहीं हो रहा है। यानी कि जो अपील लगाई गई थी इस कोर्ट में, ऐसा कहा गया था कि इजराइल के द्वारा नरसंहार किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये बातें आईसीसी के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। आईसीसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। आपको पता है जब हम यूएन की बात कर रहे होते हैं तो उसका भी तो एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना। तो उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है, सेम नहीं है। ये कौन है, तो ये ही है, तो ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और यहां पर ये ध्वज दिखाई दे रहा होगा, ये इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, तो इनके पक्ष में अब कौन आया है, हंगरी आया है, हंगरी। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और ये हंगरी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। इस हंगरी देश ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 14 दिसंबर 1955 को ग्रहण की थी। जब हम बात कर रहे होते हैं ये क्या है, तो ये हंगरी का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। हंगरी, जब आप इतिहास में जाते हैं, इतिहास में आपको पता है आर्यन के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं आप। तो एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा था कि आर्य हंगरी से आए थे, जो कि वर्तमान में एक देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आर्य हंगरी प्रदेश से आए थे, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ये बात किसने कही थी कि आर्य हंगरी से आए थे? जिन्होंने लिखा होगा ना पी गाइल्स, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पी गाइल्स के अनुसार आर्यों का मूल स्थान हंगरी था। और मैक्स मुलर का क्या कहना था, मैक्स मुलर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। और स्वामी संपूर्णानंद जो थे उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि आर्य आल्पस पर्वत से आए थे, आल्पस पर्वतीय क्षेत्र से आए थे वो। ऐसा किसका कहना था, तो स्वामी संपूर्णानंद का कहना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्यों के बारे में क्या कहना था, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने आर्य तिब्बती सिद्धांत दिया था। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे। एक नाम आपने और सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो उनके अनुसार आर्य आर्कटिक रीजन से आए थे, आर्कटिक रीजन। जब आपसे पूछा जाए इनके बारे में तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ज्योग्राफी कवर करते हैं तो आप ग्लोब बनाते हैं। ये आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा हुई, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, इस ग्लोब में
बाल गंगाधर तिलक का टी लिखना है, टी, टी यानी कि तिलक। तो तिलक जी के अनुसार आर्य कहां से आए थे? इस रीजन से आए थे, और ये एरिया क्या कहलाता है? आर्कटिक रीजन कहलाता है। तो रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन बता दिया इसी हंगरी को लेकर, ठीक है। अभी ये हंगरी इजराइल का पक्ष ले रहा है। तो अब जैसे चलते हैं हम सेकंड न्यूज की तरफ। साइक्लोन रिमाल टू रीच वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट बाय मई 26 इवनिंग। आईएमडी इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दो बड़ी बड़ी सूचनाएं बताई गई हैं। एक सूचना यह है कि इनका कहना है कि चक्रवात रेमल आने वाला है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर। 26 मई की शाम तक यह पहुंचेगा। मौसम विज्ञान विभाग इसे हिंदी में हम कह देते हैं। तो इनका कहना है कि 26-23 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी मणिपुर के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है इन्होंने। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान के एरिया की, तो राजस्थान के एरिया के बारे में इन्होंने बताया है कि ब्रूटल हीट इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, टेम्परेचर सेट्स टू राइज फर्दर। भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। बेसिकली बात करें राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र की, तो इन्होंने कहा है कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मौसम में अब तक देश में सबसे अधिक है। 48 डिग्री बहुत होता है। चूरू में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री और फलोदी में 47.8, जैसलमेर में 47.2% ये रिकॉर्ड किया गया है। तो आईएमडी का एक तरफ कहना है कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन रेमल आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? साइक्लोन का रेमल, चक्रवात, ठीक है। और इधर जब हम देखेंगे पश्चिमी भारत की तरफ, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ने की संभावना और जताई जा रही है। हालांकि 48 डिग्री तो अभी बाड़मेर में नोट किया गया है। तो जैसे आपको पता है ये चक्रवात क्या है? ये एक आपदा है। आपदाएं कई प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है आपकी मानवीय, है ना, मानवीय। तो ये कौन सी आपदा है? चक्रवात। ये एक प्राकृतिक आपदा है। इसको भी फर्दर डिवाइडेशन किया जाए तो एक तो आप कह सकते हैं वायुमंडलीय, ठीक है, एक होती है स्थलीय आपदाएं। तो ये कौन सी है? तो ये आपकी बताएंगे कमेंट में कौन सी कैटेगरी में आएगी। तो इस प्रकार ये भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इन्होंने विस्तार से बताई हुई है, उसके बारे में आप देख सकते हैं इसमें। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये देखो ये चित्र बना हुआ है साइक्लोन का, यानी कि चक्रवात जो आने वाला है, कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो जब हम बात कर रहे होते हैं चक्रवात की दिशा की, इस चक्रवात की दिशा कैसी होती है आप बताएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं ग्लोब के बारे में, इस ग्लोब को हम विषुवत रेखा के आधार पे दो भागों में बांट देते हैं। ये आपका कौन सा होता है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है। ये आपका कौन सा गोलार्ध होता है? ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। हम कौन से गोलार्ध में रहते हैं? तो हम तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। जब चक्रवात की बात करी जा रही हो तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में चलता है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में। और जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हो तो घड़ी की सुई के अनुकूल चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये दक्षिणी गोलार्ध की बात है और ये उत्तरी गोलार्ध की बात है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं ये मैप बना हुआ है भारत के आसपास के क्षेत्र का। तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में है हम, तो कौन सी डायरेक्शन रहेगी? तो इस प्रकार की डायरेक्शन रहेगी, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यह चक्रवात की दिशा हमें देखने को मिलती है उत्तरी गोलार्ध में। अब जैसे आपको पता है हर क्षेत्र में अलग अलग चक्रवात के नाम दिए गए होते हैं।
जैसे हमारे हमारे भारत की बात करें, भारत के आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर जो साइक्लोन का नाम है उसे हम चक्रवात बोल देते हैं। उसी प्रकार बाकी जो 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, हरिकेन, टाइफून, विली विली, इनको आप सुमिलित कीजिए और बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक रहेगा। पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल ठीक हो ही गया, ए, चक्रवात कहां पे, भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी आपका डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें A2 लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन 3 बच गए। हरिकेन की बात कर रहे होते हैं तो ये हरिकेन कहां पे हमें देखने को मिलता है, तो ये तो अमेरिका में देखने को मिलता है। और टाइफून की बात की जाए तो ये पूर्वी एशिया में देखने को मिलता है। पूर्वी एशियाई देशों में अगर इस प्रकार का कोई आपदा आती है तो उसे हम टाइफून का नाम दे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की घटना को विली विली कह दिया जाता है, यानी कि A4, ठीक है, B1C2D3, कौन सा इसमें ठीक रहेगा, A4B1C2D3। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बाइडेन टू डेजिग्नेट केन्या ए मेजर नॉन नाटो एलाई। यूएस के राष्ट्रपति कौन है, जोई बाइडेन। तो जोई बाइडेन ने केन्या को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जोई बाइडेन हैज अनाउंस्ड हिज इंटेंट टू डिजिग्नेट केन्या एज अ मेजर नॉन नाटो एलाई, एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है। जब हम बात कर रहे होते हैं इस नाटो संगठन की, इसे हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब हम इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी अटलांटिक सैन्य गठबंधन इसे हम बोल देते हैं। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो इसका स्थापना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, तो यह बात है 1949 की। किसके द्वारा की गई थी, यूएस, कनाडा और बहुत सारे यूरोपीय देश भी इसमें शामिल थे। यूरोपियन देशों के द्वारा सम्मिलित रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके खिलाफ, तो सोवियत यूनियन के खिलाफ। आपको पता है सोवियत संघ जो था वो बहुत शक्तिशाली था। शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, एक तरफ अमेरिकी दुनिया थी, एक तरफ रशियन दुनिया थी, है ना। तो इस प्रकार जो रूस था उसके विरोध में कनाडा, यूएसए, यूरोपियन देशों ने एक सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संधि कर ली, एक संगठन बना लिया जिसे नाम दिया गया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है ना। और अभी जो केन्या है उसको नॉन नाटो एलाई के रूप में घोषणा की है, यानी कि ये केन्या नाटो का सदस्य नहीं है, ऐसी घोषणा यूएस के प्रेसिडेंट जोई बिडेन ने की है। यूएस प्रेसिडेंट जोई बिडेन rolled out the red carpet on May 23 on his Kenyan counterpart विलियम रूटो। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं केन्याई के, वो हैं विलियम रूटो। तो इस प्रकार इनके बीच में आपसी ये बातें हुई वाशिंगटन में। तो इस प्रकार हमें थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है। और अगर बात की जाए केन्या के बारे में, तो ये केन्या कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो ये एक अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है। ठीक है ना। केन्या यह पदनाम प्राप्त करने वाला पहला उप सहारा अफ्रीकी देश बन जाएगा इसी के साथ में, जो वर्तमान में यूक्रेन सहित अन्य 18 देशों के पास है और सैन्य और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। तो चलो यहां पर आप देख लीजिए, ये तो कौन है, ये हैं जोई बिडेन। और जब बात कर रहे होते हैं केन्या के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं विलियम रूटो।
अब थोड़ा सा केन्या के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो कि एक अफ्रीकी देश है। उससे पहले चलो नाटो के बारे में ही बता दीजिए। नाटो के बारे में मैंने आपको इतना तो बता दिया कि इस नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपियन देशों के समन्वय से। जब आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां बना हुआ है, तो आप कहेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो यह बात बिल्कुल ठीक लिखनी है आपको, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। अब चलो केन्या के बारे में बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी केन्या देश की राजधानी है? केन्या देश की राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जिन्होंने लिखा होगा ना नैरोबी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है। और बाकी जैसे ऑप्शंस की बात करते हैं हम, डोडोमा, ये डोडोमा कहां की राजधानी है? तो आप कहेंगे तंजानिया। ठीक है, तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा है। किगाली कहां की राजधानी है? तो आप कहेंगे ये रवांडा की राजधानी है। कंपाला की बात की जाती है तो कंपाला कहां की राजधानी है? तो ये युगांडा देश की राजधानी है। बाकी चलो हम अगर आधिकारिक मुद्राओं की बात कर रहे हो, तो केन्या देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी आधिकारिक मुद्रा का नाम है शिलिंग, जिसे हम क्या बोल देते हैं? कीनियाई शिलिंग। ठीक है ना, तो कीनियाई शिलिंग वहां की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। जब हम तंजानिया की बात कर रहे होते हैं, तंजानिया की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो उसे हम बोल देते हैं तंजानियाई शिलिंग। तंजानियाई शिलिंग वहां की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। जब हम रवांडा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो रवांडा की आधिकारिक मुद्रा क्या है? रुवांडा फ्रैंक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। युगांडा की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो लिख देंगे आप युगांडा शिलिंग। जब आप अफ्रीकी देशों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर अफ्रीकी देशों की आधिकारिक मुद्रा का नाम शिलिंग मिलेगा या फिर आपको फ्रैंक मिलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार ये आपकी वीडियो का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको डेली मिलता ही है। टेलीग्राम चैनल एड्यूरोही 24 आपको सर्च कर लेना है। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ये क्लासेस डेली मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 पर, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात हम करेंगे। तो चलिए आज के दिन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो 25 मई के दिन जिनकी जयंती है, नाम है उनका रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की आज जयंती है, यानी कि रास बिहारी बोस का आज के दिन जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 25 मई 1886 को इनका जन्म हुआ। वर्धमान क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे? तो ये एक अच्छे वकील थे, एक शिक्षाविद थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। अभी रास बिहारी बोस के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, आपके लिए स्पेशल बनाया है। रास बिहारी बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान क्षेत्र में हुआ। क्या यह बात ठीक है? आप कहेंगे जी हां, पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। रास बिहारी बोस ने वर्ष 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। क्या यह बात ठीक लिखी हुई है? क्या
आप कहेंगे जी नहीं, दूसरा पॉइंट तो गलत लिखा हुआ है। गलत क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इन्होंने सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका ही नहीं कभी। इन्होंने किसकी गाड़ी पर बम फेंका था? इन्होंने तो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर बम फेंका था, लेकिन वो क्या हो गया था? बच गया था, है ना। और ये बात कब की है? 1912 की बात है, जब इन्होंने हार्डिंग सेकंड पर बम फेंका, जो उस समय वाइसराय थे। तो फिर जब हम सेशन जज किंग्सफोर्ड की बात कर रहे होते हैं, सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था खुदीराम बोस। ध्यान में आया आपको खुदीराम बोस का नाम? खुदीराम बोस ने सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर। ठीक है ना, प्रफुल्ल चाकी उनके साथी थे उसमें। और प्रफुल्ल चाकी को जब अंग्रेजों ने पकड़ना चाहा तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस को उन्होंने पकड़ लिया बेणी रेलवे स्टेशन के पास में। और फिर क्या कर दिया गया? इनको फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई खुदीराम बोस को। तो इस प्रकार दूसरा पॉइंट आपका था। जब हम बात कर रहे होते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, रास बिहारी बोस के द्वारा सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आप कहेंगे जी हां, ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। आपके मन में आ रहा होगा आजाद हिंद फौज से संबंधित तो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन स्थापना किसने की थी? तो नाम आता है रास बिहारी बोस का। और जैसे ये बात है 1942 की, 1942 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि वैसे कहा जाता है कि इस आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को ही जाता है। और बाद में फिर क्या कर दिया गया? अगले साल 1943 में, अक्टूबर 1943 की बात है, जब इस आजाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी गई? सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान कब सौंपी गई? अक्टूबर 1943 में। और फिर इनके नेतृत्व में ये आजाद हिंद फौज काफी सक्रिय रही। और उस समय आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड बड़ी प्रसिद्ध रही। कौन कौन सी ब्रिगेड थी? एक का नाम आता है सुभाष ब्रिगेड, ठीक है, ये पुरुषों की ब्रिगेड का नाम है। और एक का नाम था गांधी ब्रिगेड, और तीसरी ब्रिगेड का नाम था नेहरू ब्रिगेड। तो इस प्रकार ये पुरुषों के लिए जो ब्रिगेड बनाई हुई थी उसका नाम था। और एक महिला विंग भी बनाई गई थी इसमें, जिसका नाम क्या रखा गया था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट उसका नाम रखा गया। ठीक है जी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ठीक रहेगा, तो क्या आप बता सकते हैं? 1 और 3, यानी कि जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। फिर जब हम बात कर रहे होते हैं रास बिहारी बोस के बारे में, इन्होंने वायसराय होर्डिंग सेकंड पर बम फेंका था। और रास बिहारी बोस के जो क्रांतिकारी कार्य थे उनका प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? तो वाराणसी इनका मुख्य केंद्र रहा। वहीं से छुपकर ये क्या करते थे? क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में चर्चा किया करते थे और उस चर्चा को एक स्वरूप दिया करते थे। बाद में फिर इनका एक जापानी महिला से विवाह हो गया और ये जापान में ही रहने लगे। वहां पर इन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य संघ की स्थापना की, ऐसा बताया जाता है। और वहीं पर इनकी क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी 1945। कहां पे? टोक्यो। और टोक्यो वर्तमान में क्या है? टोक्यो वर्तमान में जापान की राजधानी है। तो इस प्रकार रास बिहारी बोस प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की। चलो जी, अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, यानी कि जिनका आज के दिन निधन हुआ था।
तो ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आशुतोष मुखर्जी। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको सर की उपाधि दी गई थी, सर। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? आशुतोष, सर आशुतोष मुखर्जी के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 29 जून 1864 को हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में, और वर्तमान की दृष्टि से उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम कोलकाता बोल देते हैं। वैसे इसका नाम क्या था? कलकत्ता, तत्कालीन बंगाल। तो अभी तो ये कोलकाता जो है वो हमारे भारत का हिस्सा है, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 25 मई 1924 को। अब इनके बारे में मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, बताने का प्रयास करेंगे। आशुतोष मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। आशुतोष मुखर्जी का जन्म कहां पे हुआ? अभी मैंने आपको बताया, तत्कालीन बंगाल के कोलकाता क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। इनको आधुनिक बंगाल का निर्माता कहा जाता है। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, मेकर ऑफ मॉडर्न बंगाल, ठीक लिखा हुआ है ये पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम पढ़ें, आशुतोष मुखर्जी ने 1923 में कोलकाता गणितीय सोसाइटी की स्थापना की। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या ये बात सही नहीं लिखी हुई है? इसी वजह से हम इसे ही टिक कर देंगे। तो फिर इन्होंने कलकत्ता गणितीय सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी क्या? ऐसा नहीं है, इन्होंने कलकत्ता गणितीय सोसाइटी की स्थापना की थी, परंतु यह बात है लगभग 1908 के आसपास की। 1923 में स्थापना नहीं की थी इन्होंने, 1908 में कोलकाता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की, और इस कोलकाता मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे। और ये अध्यक्ष कब तक रहे? तो फिर आपको लिख देना है 1908 से लेकर 1923 तक इन्होंने कोलकाता मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, बाकी पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आशुतोष मुखर्जी 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले अध्यक्ष बने। यह बात भी ठीक लिखी हुई है, तीसरा पॉइंट ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को आशुतोष मुखर्जी के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई। बिल्कुल सही बात है, ये इन्हीं के बेटे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जब हम बात कर रहे होते हैं पहले आम चुनावों की, पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, जिनमें इस भारतीय जनसंघ को कितनी सीटें मिली? इस भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। बाद में फिर 1977 के आसपास में इस भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर दिया था, और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, आपको पता ही है। तो इस प्रकार की ये कहानी थी। इन्हीं के बेटे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, आशुतोष मुखर्जी के बेटे। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट। आज इनकी भी जयंती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कृष्ण चंद्र गजपति। कृष्ण चंद्र गजपति के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो इनका जन्म कब हुआ था? 26 अप्रैल 1892 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, यानी कि 25 मई 1974 को हुई। ये किसके लिए विख्यात रहे? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। ठीक है ना, और जैसे आजादी से पहले की बात कर रहे हो तो ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला। अब कृष्ण चंद्र गजपति के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। कृष्ण चंद्र गजपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही हैं। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी।
कृष्णचंद्र गजपति भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे? आप कहेंगे जी हां, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको पता है वो दिन था 9 दिसंबर 1946 का। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र में सबसे बड़े थे, सीनियर थे सबसे, इसी वजह से इनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन फिर 2 दिन बाद में एक और बैठक हुई संविधान सभा की, तो इसमें फिर क्या हुआ था? इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने? तो नाम लिख देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो फिर उस प्रकार से आगे 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक हुई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव पेश किया गया और वही हमारा प्रस्तावना का एक स्वरूप बना। और उसी के बाद से संविधान सभा की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई थी। तो संविधान सभा के सदस्य एक कृष्णचंद्र गजपति भी थे। गजपति नाम से ही पता चल रहा है ये किस क्षेत्र की बात है? तो आप कहेंगे ये बात है उड़ीसा साइड में। जब आप इतिहास को कवर किया करते हैं तो इतिहास में आपको ये जानकारी मिलती है, गजपति एक उपाधि हुआ करती थी। गज यानी कि हाथी, वहां पर हाथी बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। ऐतिहासिक घटनाओं को कवर करते समय आपको ऐसे कई राजाओं के नाम पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने गजपति की उपाधि धारण की थी, तो इनको भी ये उपाधि मिली थी। और ये भारतीय इतिहास के राजवंशों में से पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। आप कहेंगे जी हां, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे हम गंग वंश की बात कर रहे होते हैं, गंग वंश को हम बेसिकली 2 भागों में बांट कर देखते होते हैं। एक तो जैसे हम उसे कहते हैं पश्चिमी गंग वंश, पश्चिमी, और एक कौन सा था? पूर्वी गंग वंश। पश्चिमी गंग वंश तो बहुत पहले की बात है, लगभग 250 से लेकर आप कह सकते हैं 1004-5 ईस्वी के आसपास तक, यानी कि 3री सदी से लेकर 11वीं सदी तक हमें देखने को मिलता है पश्चिमी गंगवंश। फिर पूर्वी गंगवंश की बात करते हैं तो ये 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं-15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में रहा। उन्हीं के एक वंशज माने जाते हैं ये कृष्णचंद्र गजपति। हालांकि इनका एक वंश तो समाप्त हो गया था लेकिन परंपरा इनकी वही रही। गंगवंश का अगर हम ये देखें, पूर्वी गंगवंश कौन से क्षेत्र में था? तो ये उड़ीसा के आसपास का ही था, जहां पर ये मुख्यमंत्री भी रहे थे उड़ीसा के। और हिंदू वास्तुकला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण अगर हमें देखना हो तो गंग वंश के राजाओं को याद कर लीजिएगा। तो उसी वंश के ये एक राजा रहे थे, ठीक है ना। इनको किस नाम से जाना जाता था? महाराजा सर कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। तो ये महाराजा सर कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव के नाम से विख्यात थे। सभी ऑप्शन ठीक हैं। जिन्होंने डी ऑप्शन, 3 ऑप्शन है इसमें, तो तीनों ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपरोक्त सभी आपको टिक कर देना है। जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब इस प्रकार से ये हमारी वीडियो का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीडीएफ के साथ में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, एक शॉर्ट्स वीडियो भी आपको मिलेगी, ठीक है। एडुरोही 24 जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, एक्स पे, तो आप हमें फॉलो कर पाएंगे। इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हैं तो इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, 8307730527। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस कक्षा के दोनों भाग पसंद आए हैं, करंट अफेयर्स और टुडे इन हिस्ट्री, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।